हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कंप्यूटर क्लासेस में। आज क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मैथ की, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम को देखते हुए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो आइए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथ, जो कि इसमें चैप्टर है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ इसके रूल को हम लोग जानेंगे, फिर हम इसके कॉन्सेप्ट को चलते हुए फिर इसके हम लोग हिसाब की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम इसके सबसे पहले रूल को जानते हैं, फिर हम इसके हिसाब को समझेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कार्तिक तल के बारे में। कार्तिक तल में क्या होता है उसके रूल को जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस फिगर को बनाते हैं, कार्तिक तल। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, कार्तिक तल। देखिए कार्तिक तल क्या होता है आपका, इसे देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है, साइन इस ढंग का रहता है। ये देखिए होता है आपको x, ये होता है आपको y एक्सिस। इसको हम लोग नीचे बोलते हैं y डैश एक्सिस। ये होता है आपका x एक्सिस। और ये होता है आपका x डैश एक्सिस। और ये जो यहाँ जो कटान बिंदु होता है ये YH, और ये हो गया आपको XH। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, YH कहलाता है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम लोग, XH बोलते हैं। तो YH और XH के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसको नाम हम लोग क्या देते हैं, वो इस कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसका निर्देशांक क्या होता है, इसका निर्देशांक 0 और 0 होता है। तो देखिए इस कार्तिक तल में जो है इस तरह जो सिंबल बना है, इसमें कितने भाग बन रहा है, तो इसमें देखिए आपको 4 भाग बन रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस प्रकार से इसमें 4 भाग बनता है। इसके हम लोग प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी चतुर्थांश बोलते हैं। इस प्रकार जो है इसमें 4 भाग बन रहा है, इसके प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, यानी कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये प्रत्येक भाग क्या कहला गया आपका, चतुर्थांश। इसमें कि फर्स्ट भाग जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो सिंबल जो होता है, साइन होता है, वो साइन क्या होता है, जिसका साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्लस और प्लस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या होता है आपको, पॉजिटिव होता है, नहीं प्लस प्लस होता है। नहीं x का मान भी पॉजिटिव में आएगा और y का मान भी आपका पॉजिटिव में आता है। और ये देखिए होता है आपको सेकंड क्वाड्रेंट, टू एंडेड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू एंडेड क्वाड्रेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का जो सिंबल होता है, साइन जो होता है, वो क्या होता है आपको माइनस और प्लस होता है। इसी को आप लोग याद रखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है, माइनस और प्लस। और ये देखिए आपको होता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको लोग क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का सिंबल क्या होता है आपको, माइनस माइनस होता है। इसमें x का मान भी नेगेटिव होती है और y का मान भी क्या होता है आपको, नेगेटिव में होती है। और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है आपको माइनस और प्लस। इसका सिंबल क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट का सिंबल होता है प्लस और माइनस। इस प्रकार से इसमें 4 भाग बनता है, जिसका इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसका सिंबल प्लस प्लस होता है। और ये भाग को हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जिसका सिंबल क्या होता है आपका, माइनस और प्लस होता है। और इस नीचे वाला भाग जो ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, इसका सिंबल माइनस माइनस होता है। और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका सिंबल क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो ये हो गया। तो आइए इसमें क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ दे देगा -3 और जो है 4, ये किस क्वाड्रेंट का है। तो बताइए कि -3 और 4 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो किसी भी संख्या का क्वाड्रेंट मतलब दिया हुआ रहे, उसके हम सिर्फ सिंबल को जानेंगे। सिंबल को पहचान के साथ साइन क्या है, देखिए यहाँ जो दिया गया कोऑर्डिनेट है, इसमें सिंबल देख रहे हैं, इसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है। तो देखिए माइनस और इधर गया प्लस, तो माइनस प्लस किससे मिलता है, तो माइनस और प्लस मिल रहा है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। ये किस चतुर्थांश का संख्या है, तो ये होगी आपको सेकंड क्वाड्रेंट का ये संख्या है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन देते हैं, जो कि आप लोग इसको बनाइएगा
तो आइए इससे जुड़ी हुई कुछ नोट है, पहले उसको हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है। कि देखिए ये जो है आपको यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं, वाई से बोलते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको एक्स एच हो गया। तो वाई एच को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं, और एक्स एच को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं, जिससे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग थोड़ा नोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नोट में लिख देते हैं आपको, यहाँ लिखिएगा नोट। नोट नंबर 1, पहला नोट क्या है रखिएगा जी, कि एक्स एक्सिस यानी अक्ष को, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया कि एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक रेखा को भुज कहते हैं, और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। देखिए वाई अक्ष में आपको मूल बिंदु से लेकर के यहाँ तक रेखा ये होता है क्या, वाई अक्ष पॉजिटिव होता है, और यहाँ से नीचे के लिए हो गया वाई अक्ष हो गया आपको नेगेटिव के लिए। वाई मान माइनस में रहेगा तो यहाँ से नीचे चला आएगा, और एक्स का मान माइनस में रहेगा तो यहाँ से इधर एक्स डैश में चलाता है माइनस एक्स का मान, और एक्स पर जो रहेगा केवल पॉजिटिव मान रहेगा एक्स के लिए। तो एक्स अक्ष को भुज बोलेंगे और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट जानते हैं। देखिए इसमें जो है एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। जैसे मान लीजिए ये आपको एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष पर जो है किसी बिंदु पूछेगा वाई का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 होता है। एक्स अक्ष पर जो है किसी बिंदु वाई का निर्देशांक 0 होगा, और वाई अक्ष पर जो है किसी बिंदु एक्स का निर्देशांक 0 होता है। इसी को आप लोग यहाँ नोट कर लीजिएगा। देखिए लिख देते हैं हम लोग, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु y का निर्देशांक, y का निर्देशांक 0 होता है। निर्देशांक क्या होता है आपका, 0 होता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे। और उसी तरह पूछेगा वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर भी किसी बिंदु x का निर्देशांक 0 होता है। तो वाई अक्ष पर किसी बिंदु x का निर्देशांक, किसी बिंदु x का निर्देशांक 0 होता है। x का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 होता है। ये हो गया आपको 0। और ये देखिए आपको मूल बिंदु जो है, यहाँ दोनों कटा बिंदु क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु को हम लोग O से सूचित करते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। इसी को लोग याद कर लीजिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है आपका, 0 0 होता है। मूल बिंदु x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। देखिए निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हम उसको x का मान निकालते हैं और y का मान निकालते हैं। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक याद करने के लिए उसमें हम x और y के मान को क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वही क्या कहलाता है, उसका निर्देशांक कहलाता है। चलिए इतना चीज़ जानेंगे। आइए हम इसके कुछ और बेसिक चीज़ों को सूत्र को जानते हैं, फिर इसके हिसाब पर चलेंगे। तो चलिए इसे नोट करने के बाद हम इसके कुछ और, तो आइए अब इसके हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला को जानते हैं। जैसे फॉर्मूला को एक प्रकार आज बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के बीच की दूरी d। देखिए जब दो बिंदु का आपको बीच की दूरी निकालने लिखा है तो क्या हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर, फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जिससे कि आपको यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक रेखा है जिसका बिंदु नाम क्या दिया गया है, a और b। और इसमें देखिए बिंदु a का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, और बिंदु b का कोऑर्डिनेट क्या है आपको x2 y2 है।
तो पूछेगा आपको बीच की दूरी। देखिए बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो बीच की दूरी निकालने कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए डी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे। और नेक्स्ट फॉर्मूला करा, फॉर्मूला नंबर 2 करा, बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए किसी भी दो बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मान लीजिए क्या हो गया, एक रेखा हो गया, ये रेखा को ले लेते हैं ए और इस बिंदु का नाम ले लेते हैं हम लोग बी। इसके मध्य बिंदु यहाँ क्या लेते हैं, मध्य बिंदु ले लेते हैं हम लोग सी। इस मध्य बिंदु का आपको पूछेगा निर्देशांक। देखिए इसका मान दिया हुआ x1 y1 और ये हो गया आपको x2 y2। कहेगा इस मध्य बिंदु का निर्देशांक। इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो देखिए x1 और x2 जोड़ के 2 से भाग देंगे, फिर y1 और y2 जोड़ के क्या करें 2 से भाग दे, निकल जाएगा आपको क्या चीज, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, xy। तो ये xy जो मान यहाँ पे आएगा वो क्या देगा आपको, बिंदु सी का मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी दो बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के तो फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, x1 प्लस x2/2 फिर y1 प्लस y2/2 का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। और नेक्स्ट फॉर्मूला कर आपको फॉर्मूला नंबर 3 में कह रहा है, यदि बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु सी m अनुपात n के अनुपात में अंतर रूप से काटती है तो बिंदु सी का निर्देशांक। देखिए बिंदु सी का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या आता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लेते हैं, एक रेखा ले लिए। देखिए ये हो गया आपको एक रेखा। इस रेखा के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या ले लेते हैं, मान इसको बिंदु को मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1। ठीक, कहता है बिंदु हो गया आपको a और b, इसके मध्य बिंदु, इसमें मध्य में कहता है नहीं अंतर, मतलब इसका अंदर मान लिया बिंदु क्या करता है, c इसको काटता है यहाँ पर। अंतर रूप से जब काटती है तो यही बिंदु नाम हो गया क्या, c। ये अंतर रूप जब काटते हैं किस अनुपात में काटती है, m और n के अनुपात में क्या करता है, इसको अंतर मतलब अंदर काटता है, ये भी रेखा को अंदर की ओर काटता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या याद करेंगे, अंतर रूप जब कोई भी मतलब अनुपात काटती है तो अंतर रूप से काटने के लिए उसका निर्देशांक का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। इस सूत्र को क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे, क्या निकल जाएगा आपके मध्य बिंदु का, ये आपको जो अंतर विभाजन का जो सूत्र से आपको क्या करेंगे, इसका निर्देशांक निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार से देखिए आपको यहाँ दिया गया है बाह्य रूप से, बाह्य मतलब बाहर रूप में। जैसे कहा आपको फॉर्मूला नंबर 4 में कहा है बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु c m और m अनुपात n के रूप में कहता बाह्य रूप से काटती है तो बिंदु c का निर्देशांक m x2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, फिर m y2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। जब बाह्य रूप से विभाजित करेगा, जब बाहर रूप में जब काटेगा तो उस बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, इसके प्लस की जगह पर आपको माइनस कर देंगे। देखिए बाह्य रूप का मतलब हो गया नहीं, जैसे कि ये मान लिया रेखा है, ये बिंदु का नाम ले लिया यहाँ पे क्या चाहिए a और ये हो गया बिंदु का नाम हो गया b। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। इसको क्या करेंगे हम लोग बाहर की ओर काटेंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2। इसको जो बाहर की ओर मतलब बाहर में बिंदु हो गया, क्या नाम है, ये बिंदु हो गया c। इसको बाहर रूप में काटती है किस अनुपात में, m और n। देखिए टोटल आपको ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक m होता है, टोटल क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक m होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को क्या बोलते हैं हम लोग, n बोलते हैं। तो बाहर को जब काटेगा तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, x और y। इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग सूत्र क्या यूज करेंगे, बाह्य बिंदु को जब काटती है तो बिंदु c का निर्देशांक निकालने के सूत्र यूज करेंगे mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस n, फिर my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। इस रूप से क्या आपका बाह्य रूप से विभाजित करेगा, इस फॉर्मूले से आपको क्या होगा, उसका निर्देशांक निकल जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको कर रहा है, फॉर्मूला नंबर 5 में कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट का मान दिया हुआ हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के कोऑर्डिनेट का मान दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 का यूज करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये हो गया मान लीजिए आपको एक त्रिभुज, इसका कोऑर्डिनेट हो गया ए बी सी, शीर्ष हो गया त्रिभुज का, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1, बी बिंदु का निर्देशांक ले लेते हैं x2 y2, और इसको ले लेते हैं हम लोग x3 y3। कहेगा जब किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष का कोऑर्डिनेट इस तरह से आपको दिया हुआ रहे तो उसका क्षेत्रफल निकालने का हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया आपका, त्रिभुज के क्षेत्रफल का हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह का निकल जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। और यदि देखिए फॉर्मूला नंबर 6 में कहा है कोई भी 3 बिंदु यदि संरेख है तो तीनों बिंदु द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होगा। जब भी मतलब आपको क्वेश्चन में संरेख की बात कहे तो संरेख में जो क्या होता है, तीनों बिंदु द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 0 होता है। जब संरेख का आपको करा क्वेश्चन में तो उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या ले लेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपको केंद्रक, नेक्स्ट फॉर्मूला को करा है केंद्रक का निर्देशांक के लिए। केंद्रक किसको बोलते हैं, सी मतलब त्रिभुज हो गया, इसके हाथ से तक जो मिला देते हैं तो माध्यिका हो गया, या तो इस बिंदु से इसे मिला देंगे तो ये माध्यिका कहलाता है, और या सी से इसे मिला देंगे तो ये क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। त्रिभुज जो है तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर कटती है, देखिए तीनों माध्यिका किस बिंदु पर कट रहा है, इस बिंदु पर कट रहा है, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। किसी त्रिभुज में आपको 3 माध्यिका होगी, ये आपको हो गया क्या, सिर्फ माध्यिका होगी, इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पर ई ले लीजिए, इसको पी कर देते हैं, यहाँ पर डी कर देते हैं। तो देखिए पीसी और बीई और हो गया एडी, क्या होगा, तीनों माध्यिका हो गया। तीनों माध्यिका के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्रक। इस केंद्रक का निर्देशांक निकालने के हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, x1 प्लस x2/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 का यूज करेंगे हम लोग किसी त्रिभुज के केंद्रक का मान निकालने के लिए। जिसमें आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो आपको केंद्रक का मान निकालने पूछेगा तो बस सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे। केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 का यूज करते हैं। क्या होगा इसका, केंद्रक का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए इसके नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले इसमें और है, तो इसके अब नेक्स्ट फॉर्मूला जानते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला करा नंबर 7 में करा अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। जब आपको अंतः केंद्र का मान निकालने के कहे तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c, फिर ay1 प्लस by2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c। देखिए अंतः केंद्र क्या होता है, जैसे कि आपके यहाँ पे मान लीजिए त्रिभुज है, ये हो गया आपका एक त्रिभुज, इसका कोऑर्डिनेट a बिंदु का हो गया x1 y1 और b बिंदु का निर्देशांक हो गया x2 y2 और बिंदु c का निर्देशांक हो गया आपको x3 और y3। ये देखिए क्या हो गया, आपको एक त्रिभुज हो गया। इसमें केंद्रक किसको बोलते हैं, अंतः केंद्र को बोलते हैं। ये हो गया आपको माध्यिका हो गया, इधर से भी एक माध्यिका हो गया और इधर से भी देखिए क्या हो गया, एक माध्यिका हो गया। तो जहाँ कटता है इसे कटा बिंदु को हम लोग केंद्रक भी बोलते हैं या तो अंतः केंद्र भी बोलते हैं। अंतः केंद्र का मान निकाल जब कहता है त्रिभुज के भुजा का मान दिया रहेगा, इसीलिए हो गया आपको भुजा ए हो गया, ये भुजा बी हो गया, ये हो गया भुजा बी और ये भुजा हो गया सी। जब अंतः केंद्र का मान निकालने कहे तो इसी को हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र यानी इन सेंट्रल, या उसी को केंद्रक भी कहते हैं। लेकिन जब अंतः केंद्र का मान निकालने कहे तो आपको क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष का मान दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट का मान दिया रहेगा और त्रिभुज के तीनों भुजा का मान दिया हुआ रहेगा। जिसमें ए हो गया त्रिभुज का पहला भुजा हो गया, बी हो गया आपको त्रिभुज का दूसरा भुजा हो गया और ये सी हो गया त्रिभुज का तीसरा भुजा हो गया। तो आपको कहेगा अंतः केंद्र का मान निकालने तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया अंतः केंद्र का, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c और ay2 प्लस by2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c से क्या निकालेंगे हम लोग अंतः केंद्र का मान, जहाँ a b c क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। a हो गया त्रिभुज का प्रथम भुजा, b हो गया त्रिभुज का द्वितीय भुजा, c हो गया त्रिभुज का तीसरा भुजा। चलिए इसको समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला को फॉर्मूला नंबर 8 में कहता है कि बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखिए कोई आपको बिंदु दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया गया है तो कहेगा रेखा से गुजरने वाला समीकरण। तो समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। जहाँ m क्या है तो m क्या है, ढाल है। m मतलब क्या होता है, ढाल। ढाल को हम लोग m सूचित करते हैं और ढाल का मान निकालने के लिए सूत्र क्या होता है आपको देखिए लिख दिया 9th नंबर में फॉर्मूला। यदि रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती हो तो ढाल m बराबर फॉर्मूला होता है m बराबर फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा। तो ढाल का फॉर्मूला हो गया m बराबर tan थीटा। तो ढाल बहुत तरीके से निकलता है। जब आपको x अक्ष के साथ
थीटा देखो कौन दिया हुआ रहे तो सिर्फ क्या करेंगे ढाल m बराबर लगा देंगे tan थीटा फॉर्मूला, इसलिए m क्या हो गया यहाँ पे m हो गया आपको ढाल। देखिए 10 नंबर फॉर्मूला हम कर रहा है आपको, यदि एक रेखा x1 y1 एवं x2 y2 दोनों बिंदु से होकर गुजरती है तो दो बिंदु से जब मतलब दो कोऑर्डिनेट का मान दिया हुआ रहे x1 y1 एवं x2 y2 तो कहता है उस बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का ढाल पूछेगा। तो ढाल का सूत्र हो गया हम बराबर क्या करेंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 का यूज करेंगे। फिर देखिए 11th नंबर फॉर्मूला कर रहा है किसी समीकरण का ढाल m बराबर, तो देखिए किसी समीकरण दिया हुआ है मतलब एक सिंगल समीकरण दिया हुआ रहे उसका ढाल पूछे तो ढाल m बराबर फॉर्मूला होता है माइनस x का गुणांक बटे y गुणांक, मतलब उस समीकरण के x का गुणांक और बटे y गुणांक है जिसमें x का मान क्या लेंगे हम लोग ऋणात्मक लेंगे निगेटिव लेंगे। फिर देखिए आपको 12 नंबर फॉर्मूला कहता है यदि y अंतःखंड एवं m का मान m मतलब क्या हो गया ढाल हो गया का मान दिया हुआ हो तो समीकरण y बराबर फॉर्मूला क्या होता है तो y बराबर आपका फॉर्मूला होता है mx, y का फॉर्मूला क्या हो यहाँ पर mx प्लस c, y बराबर हो गया आपको mx प्लस c, जहाँ क्या आपको c मतलब क्या होता है c मतलब होता है y अंतःखंड, जहाँ c हो गया आपको y अंतःखंड, तो c मतलब हो गया y अंतःखंड हो गया तो y बराबर फॉर्मूला हो गया mx प्लस c। और देखिए यदि का 13 नंबर फॉर्मूला हम करा कि यदि x अंतःखंड एवं y अंतःखंड दोनों मालूम हो तो समीकरण यानी x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों का मान दिया हुआ रहे तो आपको समीकरण पूछेगा। तो समीकरण एक होता है आपको x बटे प्लस y बटे b इक्वल टू 1 होता है। इस सूत्र कब यूज करेंगे जब आपको x अंतःखंड और y अंतःखंड दोनों का मान आपको मालूम रहे क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो समीकरण का सूत्र हो गया आपको x बटे प्लस y बटे b इक्वल टू 1 लेंगे। जहाँ देखिए इसमें a क्या हो गया a हो गया x अंतःखंड हो गया और b हो गया y अंतःखंड, यहाँ पे लिख दिए हैं a बराबर x अंतःखंड और y बराबर हो गया b बराबर हो गया y अंतःखंड। देखिए इस चीज़ को हम लोग क्या करें आपको बोर्ड पर लिख करके समझाएं ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करें इसको नोट करके आपको बता दिए हैं। ऐसे डायरेक्ट लिखने के बाद क्या होता है वीडियो आपको ज़्यादा लंबा तो इसकी वीडियो को शॉर्ट होने के चलते हम लोग क्या करें पहले इस चीज़ को हम लोग पहले बोर्ड पर लिख करके आपको बता रहे हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला समझ गए। यहाँ देखिए 8 नंबर फॉर्मूला कहता है बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र क्या हो गया y माइनस y1 बटे देखिए y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये क्या होता है आपको एक रेखा का समीकरण, मतलब बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण जब कहेगा तो आपको इस फॉर्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे। तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इतना सारे फॉर्मूला को आप आसानी से समझ गए, इतना फॉर्मूला दिया आपको कंप्लीट है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी हिसाब आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इतना फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए और से कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग फिर क्वेश्चन के साथ बताते हुए चलेंगे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन की ओर।